नमस्कार दोस्तों, आज रूबरू में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा, जो अंबेडकर फूले युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके साथ ही फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर इन पे बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अलग अलग मुद्दों पे, खासकर दलित बहुजन मुद्दों पे इनकी बहुत साफ समझ है, बहुत साफ पकड़ है और अनुराधा मंडल स्मृति सम्मान के आयोजक भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे देश भर में हो रहे उन तमाम मुद्दों पे जो दलित बहुजन के खिलाफ हैं, जो दलित बहुजन एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उन सारे मुद्दों पे हम आज ओम सुधा जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो ओम सुधा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपने बारे में पहले कुछ बताएं थोड़ा सा। मैं सबसे पहले ये बता दूं अपने बारे में कि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है और हिंदी भाषी रहा हूं। जी। और उत्तर भारत में तो जानते ही हैं हिंदी भाषियों की क्या हालत है, उसमें भी बिहार, वो बिहार हम लोग कहते हैं गर्व से कि हम बिहारी हैं, लेकिन हम शर्मिंदा होते हैं हम बिहारी हैं कहते हुए, इसलिए क्योंकि बिहार वो जगह है जहाँ बाबा साहब को लोगों ने घुसने नहीं दिया था। ये हम उस बिहार से आते हैं और बाबा साहब के विचार अब कैसे घुसेंगे, बाबा साहब के विचार अब कैसे बिहार के कण कण में व्याप्त हो जाएगा। बिहार जो क्रांति की भी भूमि है और अब जो बिहार में क्रांति होनी है वो बाबा साहब के रास्तों पर, उनके विचारों पर चलकर होनी है। इसलिए ही हमारा पूरा जो आंदोलन है, न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बाबा साहब के विचारों का फैलाव और उनके रास्ते पर चलकर तमाम लड़ाइयाँ लड़ी जानी हैं। उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। हमारा जो संगठन है अंबेडकर फूले युवा मंच, उसके माध्यम से और तमाम कई संगठन है जिससे जुड़कर हम लोग दलित बहुजन के मुद्दे पर न केवल फेसबुक पर लिखना, ट्विटर पर लिखना होता है, बल्कि हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं। मेरे ऊपर इस वजह से कई मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, लेकिन जब लड़ाई होगी तो शहादत तो होगा ही, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा किसी लड़ाई को जीत कर जब सेनापति आता है तो कोई सेनापति जो है सूटेड बूटेड नहीं होता है, वो लथपथ होता है। तो ये जो संघर्ष, अभी संघर्ष का जो दौर है, इसमें लड़ाई तो होगी, फिर लड़ाई होगी तो शहादतें भी होगी, लोग घायल भी होंगे, कुछ हमारे जाया होंगे, कुछ उनके जाया होंगे, लेकिन मैं वैचारिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ। अभी जो वर्तमान सिनेरियो देश का बना हुआ है, जब से खासकर ये केंद्रीय सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, हिंदुत्व का जो मुद्दा उठा और उस पे पूरे देश में जितने दलित एट्रोसिटीज़ हुए, दलितों और बहुजनों पे जिस तरह के अत्याचार हुए और जिस तरह से लोग हिंदुत्व हिंदुत्व को लेकर के पागल हैं, उस मुद्दे पे आपकी क्या समझ बन पाई है? आखिर ये क्या है, क्यों इसको फैलाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैं बहुत साफ साफ कह देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाए, लेकिन मैं बाबा साहब को कोट करके कहूँगा। बाबा साहब ने लिखा है बाकायदे कि हिंदू बोनों की प्रजाति है। ये जो कोई भी धर्म हो, अगर वो धर्म उग्र हो जाता, मैं तो किसी भी धर्म के साथ नहीं हूँ। तमाम धर्म दुनिया को गर्त में ले जाने के लिए, जितने भी धर्म हैं वो गर्त में ले जाएंगे। भारत के संदर्भ में हम हिंदुत्व पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू जो है बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यकों का ये जो है ये राष्ट्रवाद धर्म के साथ जोड़ देते हैं। तो ये बहुजनों का जो है ये धर्म का राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद, ये तो बहुत खतरनाक है और बहुसंख्यकों का राष्ट्रवाद तो और भी खतरनाक है। और इस समाज में जो भारत जातियों और धर्म में बटा हुआ है, ऐसे समाज में अगर किसी धर्म विशेष को लेकर, किसी संस्कृति विशेष को लेकर ये जो थोपने का चला है ना, और इनके साथ क्या दिक्कत है, ये चीज़ों को राष्ट्रवाद से जोड़ देंगे, देशभक्ति से जोड़ देंगे। मैं इसके लिए हम लोगों ने नया टर्म निकाला है। भारत का जो राष्ट्रवाद है ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, ये जनेऊ राष्ट्रवाद है, ये ब्राह्मणों का राष्ट्रवाद है, ये मनुवादियों का राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा यूरोप से इतर चलती है। यहाँ जो है जोड़ दिया गया है धर्म को देशभक्ति से, और इस तरह, और ये सारा इनका जो तंत्र चल रहा है, ये सब जो ये चला रहे हैं, जो साजिश चल रही है, ये हिंदू राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, ये सब साजिश असल में बहुजनों को दबाने के लिए है, अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए। इनका जो है राष्ट्रवाद जो है, ये जो जनेऊ राष्ट्रवाद है, ये असल में लुच्चाई वाला राष्ट्रवाद है, ये लफंडरों का एक गिरोह है जी, जो ये राष्ट्रवाद लेकर चलते हैं। आप देखिए ना कि ये अपने देवी देवताओं के विसर्जन में मूर्तियां लेकर जाएंगे, शराब पीकर टुन्न हैं,
और आजकल तो तिरंगा लेकर चलने का ट्रेंड चला हुआ है, लड़कियों पर फब्दियां कसी जा रही। आप झेलती हैं, सब लोग झेलते हैं इस समाज में कि विसर्जन करते समय तिरंगा लेकर जा रहे हैं, भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और जो है फब्दियां कस रहे हैं, अश्लील फब्दियां कस रहे हैं, शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। ये है इनका राष्ट्रवाद। ये करेंगे और उसको ढक देंगे कि हम भारत माता की जय का नारा लगा। तो क्या इस भारत देश में जो अंबेडकर की भूमि है, जो फूले की भूमि है, जो पेरियार की भूमि है, जो अंबेडकर से के संविधान से चलने वाले देश में क्या इस तरह का राष्ट्रवाद स्वीकार होगा? चाहे हिंदू राष्ट्रवाद हो, कल को कोई कह दे कि हम इस्लामिक राष्ट्रवाद चलाएंगे तो आबादी के हिसाब से चलाने लगेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सब है ना, आप भगा नहीं देंगे ना करोड़ों मुसलमानों को, करोड़ों दलितों को भगा देंगे क्या? तो ये इनका एजेंडा है, पूरा बहुजनों को दबाने का एजेंडा है इसका। और खुद हमारे जो बहुजन हैं उनको भी पता नहीं चल पाता है, कभी कभी वो राष्ट्रवाद देश के चक्कर में वो सेंटी हो जाते हैं और वो खुद उसका एक टूल बन जाते हैं। तो और आप देखिए कि इनके इस राष्ट्रवाद का, जनेऊ राष्ट्रवाद का शिकार कौन हो रहा है? इनके इस जनेऊ राष्ट्रवाद का शिकार इस देश का बहुजन हो रहा है, औरतें हो रही है, मुसलमान हो रहा है, इस देश के मूल निवासी हो रहे हैं। यह है इनका राष्ट्रवाद कि कुछ चंद लोग, कुछ जनेऊधारी कुछ चंद लोग जो है वो अपना शासन, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए ये हिंदू राष्ट्रवाद का जो है नाटक करते हैं। एक और पहलू है, ग्रामसी ने जो है उन्होंने अलग से कुछ नहीं लिखा है, ग्रामसी कोर्ट में चिट्ठी लिखते थे, तो ग्रामसी ने लिखा है कि सिर्फ जो है राज सत्ता कुछ नहीं होता है, ये बौद्धिक जो है कैप्चर करना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी हमारे समाज में बहुत दिनों के बाद, रोहित वेमुला के बाद, रोहित वेमुला प्रकरण के बाद, ये बहुजनों में ये जो बौद्धिकता का जो प्रसार है, खास करके फेसबुक जैसे माध्यम से बौद्धिकता का ज्यादा प्रचार हुआ है और अब हमारे बीच से भी बौद्धिक निकल रहे हैं। पहले जब हम ईश्वर की आलोचना करते थे, किसी धर्म के बारे में बोलते थे, तो हमको पता भी नहीं चलता था कि मेरे जैसे लोग भी सोचने वाले हैं। तो सोशल साइट ने इतना किया है, एक जैसा सोचने वालों को करीब भी ला दिया है। और आप देखिए ना कि ये तमाम जो बहुजनों पर अत्याचार हुए राष्ट्रवाद के बहाने, भारत माता की जय के बहाने, ये तमाम चीजें जो हुई, इनसे लोहा भी कौन ले रहा है? इनसे लोहा भी बहुजन ले रहे हैं। अब आप देखिए सब लोग अप्रासंगिक हो गए। इन्होंने गांधी को खा लिया है, गांधी को खा लिया इन्होंने, भगत सिंह को स्वीकार करेंगे नहीं। लेकिन अंबेडकर के साथ ऐसी बात है ना कि ये संघी, ये जो हैं 2 साल 2.5 साल से जो अभी सत्ता में आए हैं, ये अंबेडकर को न निगल पाएंगे न उगल पाएंगे। निगलना जो है संभव नहीं है और उगल तो सकते नहीं है, क्योंकि वोट की राजनीति जुड़ी हुई है। ये लोग आपको प्रचारित करके कहेंगे कि जो है वोट की राजनीति हो रही है। हाँ भाई, वोट की राजनीति हो रही है, वोट की राजनीति होनी चाहिए, वोट की राजनीति हो रही है इसलिए हम हैं, वोट की राजनीति हो रही है इसलिए हम मुख्य धारा में आ रहे हैं। वोट की राजनीति नहीं होती तो हम अपने परदादा की तरह कहीं भैंस चरा रहे होते, पीएचडी होल्डर नहीं होते। तो ये वोट की राजनीति थी जिसने मुझे वहां से निकालकर यहाँ खड़ा कर दिया। अभी एक जो संविधान समीक्षा की बात मोहन भागवत ने की, तो उस पर आपने एक अलग तरह का कैंपेन चला रखा है कि एक नई तरह के बहस की और सारी चीज़ों की। इन दोनों बहसों में, या समीक्षा की जिस ज़रूरत की बात वो कर रहे हैं और समीक्षा की जिस ज़रूरत की बात आप कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? क्या सच में ज़रूरत है संविधान समीक्षा की? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि संविधान की समीक्षा हो। बिहार चुनाव के समय उन्होंने कहा था भागवत जी ने कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, समीक्षा करिए ना संविधान की, समीक्षा करके निकालिए कि किसके चलते रोहित वेमुला आत्महत्या कर रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए कि विश्वविद्यालयों में दलित ओबीसी प्रोफेसर क्यों नहीं हो हैं अभी तक, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हर जगह आरक्षण क्यों नहीं ठीक से लागू हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऊना में दलितों की पीठ पर लाठियां क्यों बरस रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि उच्च शिक्षा में दलितों की भागीदारी अब तक क्यों नहीं है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि पीएमओ में अब तक हमारे लोग, कोई दलित कोई पिछड़ा क्यों नहीं है। क्या कुछ चंद मनुवादी लोग
जो है इस देश को चला रहे हैं, इसकी समीक्षा कब होगी? समीक्षा करिए ना, समीक्षा करिए। और समीक्षा का जो कंटेंट है कि जाति जनगणना, आप उसके आधार पे ही ना समीक्षा करेंगे। सामाजिक विश्लेषण करना होगा, सामाजिक समीक्षा की तो जरूरत है। हम भी बात करते हैं सामाजिक समीक्षा हो, जाति जनगणना प्रकाशित करिए। क्यों डर रहे हैं जाति जनगणना प्रकाशित करने से? जाति जनगणना प्रकाशित करिए और राष्ट्रीय स्तर पर बहस चलाइए, समीक्षा कीजिए। संविधान की समीक्षा हो और उन लोगों को चुनकर निकाला जाए जिन्होंने इस देश में संविधान को ठीक से लागू नहीं होने दिया। हमें खोज कर निकालना होगा और यह समीक्षा से ही हो सकता है। तो इस समीक्षा से तो भागेंगे ना मोहन भागवत। हम तो चाहते हैं कि ऐसा एक विमर्श चले, मोहन भागवत चलाए ना। अभी पंचजन्य में इन्होंने जो है अंबेडकर विशेषांक पिछले दिनों इन्होंने निकाला था। बहुत अंबेडकर अंबेडकर जपते रहते हैं, गोलवलकर के साथ अंबेडकर की तस्वीर घुमाते हैं ये। तो ये और समीक्षा की भी बात करें, हम स्वागत है आपके समीक्षा की, भाई करिए, संविधान की समीक्षा हो, बिल्कुल हो संविधान की समीक्षा। और चुन चुन कर निकालिए कि कौन दलितों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कौन रोक रहा है दलितों, पिछड़ों, बहुजनों, स्त्रियों, गरीबों, किसानों, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने में। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कहते हैं सबका देश है, लोकतंत्र है, कल्पना कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कोई आदिवासी होगा? भारत का प्रधानमंत्री कोई आदिवासी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। संविधान में यह प्रावधान तो है कि कोई आदिवासी भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि होगा। क्यों नहीं होगा? इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। इस देश में दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में कुलपति क्यों नहीं दलित हो रहा है? आदिवासी कुलपति क्यों नहीं हो रहा? आदिवासी प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो रहा है? इस बात की समीक्षा तो बिल्कुल हर समय होनी चाहिए। हर 6 महीने पर संविधान की समीक्षा हो और उन तत्वों को चुनकर निकाला जाए, उन बीमारियों को चुनकर निकाला जाए जिनकी वजह से संविधान ठीक से लागू नहीं हो पाया, और उसका इलाज भी किया जाए। उसका इलाज अंबेडकरवादी तरीके से किया जाएगा। जो ये मनुवादी लोग हैं जो दलितों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनका इलाज अंबेडकरवादी तरीके से कराया जाएगा। उनको एक कमरे में बिठाकर भारतीय संविधान पढ़वाया जाएगा, उनको अंबेडकर साहित्य पढ़वाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि राष्ट्र प्रतीकों से नहीं बनता, राष्ट्र झंडा, बैनर या भारत माता की जय के नारे से राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र बनता है इस देश में रह रहे लोगों से। इस देश में कौन रह रहा है? इस देश की बहुजन आबादी पिछड़ी है, दलित है, आदिवासी है, यहाँ के मूल निवासी, उनकी स्थिति खराब है। आप आदिवासियों से जमीन छीन लेते। अभी आप लोगों ने अनुराधा मंडल स्मृति सम्मान का जो आयोजक मंडल में आप हैं उसको शुरू किया। उसको शुरू करने के पीछे क्या सोच और किस तरह से उसको क्यों शुरू किया उसको? हमारा समाज जो है ना थोड़ा अलग किस्म का है। हम किसी को गाली तो दे देते हैं, लेकिन जो समाज के लिए लड़ रहा है, भिड़ रहा है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, हम पे बैक नहीं करते। किसी को गलिया देते हैं तुरंत, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है हम ये नहीं कहते कि इसने अच्छा किया। अनुराधा मंडल एक बहुत ही शानदार शख्सियत थी। उन्होंने आदिवासी बच्चियों के लिए बहुत काम किया, उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया। वो कई पत्रिकाओं की संपादक रही थी और लगातार समाज के लिए वो काम कर रही थी। पिछले कुछ साल पहले उनका कैंसर की वजह से देहांत हो गया। जब वो बीमारी आखिरी दौर में थी तो उन्होंने कैंसर पर भी काफ़ी लेख लिखे थे। तो हमारे समाज, बहुजन समाज की कोई महिला समाज के लिए इतना कुछ कर जाती है और इतने कम समय में कर जाती है, तो क्या समाज का दायित्व नहीं कर रहता कि हम उनको जिंदा रखें? तो ये असल में अनुराधा मंडल के बहाने उन तमाम लोगों को जिंदा रखने की कोशिश है जो इस समाज के लिए बहुत कुछ कर दे रहे हैं और गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। तो अनुराधा मंडल जैसी महिलाओं के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे समाज के लिए कुछ कर रहा है हम उसको गुमनामी में नहीं जाने देंगे। हमारा बहुजन समाज अपने बहुजन नायक नायिकाओं का सम्मान करना जानता है। हम अपने नायक नायिकाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम, अभी आपने देखा होगा इधर बहुत लंबे समय से, खासकर जब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई या उन्होंने खुदकुशी की, उस वक्त से एक बहुत सोशल मीडिया पे भी और लोगों के वक्तव्य में भी ये बात काफ़ी करीने से उठ के आई कि कन्हैया कुमार का भी मसला हुआ और सारी चीज़ें। लोग कहते हैं कि अब वो दौर है, अब वो समय है कि नीला और लाल झंडा एक साथ आ जाना चाहिए, तब काम होगा। क्या आपको ज़मीन पे नीले और लाल झंडे के एक साथ आने की कितनी संभावनाएं दिखती हैं, और वो संभावना कितनी सफल होगी अगर वो साथ आते हैं? तो क्या ये संभव है? हाँ, इसके भारत के संदर्भ में
तो एक चीज़ समझना होगा। बाबा साहब जब पहले मैं झंडे के बारे में बता दूं, नीला अम्बेडकराइट और ये वाम का प्रतीक है लाल झंडा। तो बहुत लोगों को दिक्कत तो है वाम से, दिक्कत एक स्तर पे तो है, दिक्कत की उसकी लीडरशिप में जो है बहुजनों की भागीदारी कम है, खास तौर पर दलित। ये एक सच्चाई है, हमें स्वीकार करनी चाहिए इस बात को। और एक स्तर पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कई जो है वामपंथियों, हम लोग एक अंतर रखे हैं वामपंथियों में और दक्षिण पंथियों में। दक्षिण पंथियों का जनेऊ दिखता है और वामपंथियों का जनेऊ चमड़ी के अंदर रहता है, ये एक परसेप्शन है सोसाइटी में। और इसके पीछे सच्चाई भी है, कोई शक नहीं। मैंने खुद मैं रहा हूँ, माले में रहा हूँ और अभी भी उन्होंने मुझे निकाला नहीं है, ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम का मुझे नेशनल काउंसिलर बनाया। लेकिन संघर्ष की जब जब बात आएगी ना, तो आप मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय संदर्भ में ये अलग बात है कि क्लास में बटा हुआ समाज नहीं है, ये कास्ट में बटा हुआ समाज है। यहाँ जितने कारगर अंबेडकर होंगे इतने मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन जब बाबा साहब भी बाबा साहब बने, तो बाबा साहब के संघर्ष के पीछे ऐसा नहीं है कि उन्होंने मार्क्स को नहीं पढ़ा, मार्क्स को नहीं समझा। तो मार्क्स भी जरूरी है, अंबेडकर की भी जरूरी है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर आप समग्रता में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ अंबेडकर ज़्यादा कारगर हैं। तो अंबेडकर ज़्यादा जरूरी है भारतीय समाज में आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए। लेकिन हम लाल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी हमारे साथी हैं। हाँ, साथ तो चलना ही पड़ेगा लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी भी लड़ाई वही है जो हमारी लड़ाई है। ठीक है, उसमें है थोड़ा सा जो दोष है, जनेऊ दोष कहते हैं उसको, तो जनेऊ दोष दूर करने का कोशिश किया जाएगा, लोग करें। जिनके लिए ये हमारा ये मैसेज है वो जनेऊ दोष दूर करें। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर ओम सुधा। इनके पास हर बात का जवाब है और बहुत बड़े बड़े जवाब हैं, बहुत सते हुए जवाब हैं। हमारी समय की अपनी सीमा है तो हमें अपनी बात को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ओम सुधा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप हमसे बात करते रहें और हमारे दर्शकों को इसी तरह चीज़ें बताते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक को भी। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।